दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने वाले हैं जो लाखों लोगों के मन में बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ओशो की, यानी भगवान श्री राजनीश की। दुनिया उन्हें आध्यात्मिक गुरु, ध्यान के महान शिक्षक और तंत्र के राजा कहती है, लेकिन आज हम आपको उनकी पूरी सच्चाई बताएंगे। ये कोई साधारण एक्सपोज नहीं, बल्कि एक पूरा हमला है उन झूठे गुरु पर जिन्होंने सेक्स, पैसे, अपराध और शोषण का खेल खेला। आज हर फैक्ट, हर स्कैंडल और हर धोखे को बेनकाब किया जाएगा। अगर आप ओशो के फैन हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सच्चाई आपको हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओशो का असली चेहरा जान लीजिए। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में चंद्रमोहन जैन नाम से हुआ था। साधारण परिवार से थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को दार्शनिक घोषित कर दिया। 1960 के दशक में वो आचार्य राजनीश बन गए और फिर 1970 में ओशो। उन्होंने कहा कि पुरानी धार्मिक रूढ़ियां झूठी हैं, परिवार बेकार है और सेक्स ही असली मोक्ष का रास्ता है। उनकी किताबों में सेक्स को इतना खुलकर ग्लोरीफाई किया गया कि वे सेक्स गुरु के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन ये कोई आध्यात्म नहीं था, बल्कि लोगों को लुभाने का तरीका था। 1974 में पुणे में उन्होंने आश्रम बनाया। डायनामिक मेडिटेशन के नाम पर लोग नाचते, चिल्लाते, कपड़े उतारते और सेक्स करते। फ्री लव का नारा दिया गया, लेकिन असल में ये शोषण का अड्डा था। हाल के सालों में कई सर्वाइवर सामने आए हैं। 2024 में गार्डियन अखबार में एक महिला ने बताया कि बचपन से ही ओशो के कम्यून में उनका यौन शोषण हुआ। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी स्टोरीज आईं। ब्रिटिश महिला प्रेम संग्राम ने बताया कैसे बचपन में बार बार रेप हुआ। ओशो के फॉलोअर्स कहते थे ये लिबरेशन है, शरीर की आज़ादी है, लेकिन ये चाइल्ड अब्यूज था। बच्चों को अलग रखा जाता था, उनके माता पिता को सेक्स में व्यस्त रखा जाता था और बच्चे अकेले शिकार बनते थे। पुणे आश्रम में महिलाओं पर प्रेशर डाला जाता था, या तो सेक्स करो या कम्यून छोड़ दो। ये कोई ध्यान केंद्र नहीं, बल्कि सेक्स कल्ट था, जहां ओशो का चरित्र केंद्र था। वे खुद कई महिलाओं के साथ संबंध रखते थे और कहते थे ये आध्यात्मिक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे पावर और कंट्रोल के लिए सेक्स का इस्तेमाल करते थे। फिर 1981 में ओशो अमेरिका भाग गए। वहां ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी और राजनीशपुरम नाम का अपना शहर बसाया। हजारों फॉलोअर्स दुनिया भर से आए, लेकिन ओशो की लग्जरी देखिए। उन्होंने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, एक एक कार करोड़ों की। वे रोज अलग अलग कार में घूमते थे। ये वही गुरु थे जो त्याग और सादगी की बात करते थे। फॉलोअर्स से लाखों डॉलर ऐंठे जाते थे, दान के नाम पर, किताबों के नाम पर, मेडिटेशन कैंप के नाम पर। ओशो का बेडरूम सोने चांदी से सजा था। उनके पास एयर कंडीशनड रोल्स रॉयस फ्लीट था। ये कोई संन्यास नहीं, बल्कि बिजनेस एम्पायर था। लेकिन सबसे बड़ा और खतरनाक स्कैंडल 1984 का था। ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंद शीला ने, जो उनकी राइट हैंड थी, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक किया। ओरेगन के द डेल शहर में 10 रेस्टोरेंट्स के सैलेड बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया डाल दिया गया। 751 लोग बीमार पड़े, कई अस्पताल में गए। क्यों किया ये? ताकि लोकल इलेक्शन में उनके फॉलोअर्स वोट जीत सकें और शहर पर कब्जा कर सकें। वोटर फ्रॉड भी हुआ। फॉलोअर्स को बसों में लाकर वोट डलवाया गया। ये अमेरिका का पहला बड़ा बायो टेररिज्म था। FBI ने जांच की तो आश्रम में बायो लैब, गन्स, वायर टैपिंग सिस्टम और यहां तक कि एड्स वायरस बनाने की कोशिश भी मिली। शीला और उनके साथी गिरफ्तार हुए। ओशो ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि शीला उनकी सबसे करीबी थी। हर फैसला ओशो की मंजूरी से होता था। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि प्लान्ड क्राइम था। 1985 में ओशो पर 35 आरोप लगे। इमिग्रेशन फ्रॉड, शेम मैरिजेस, टैक्स चोरी। अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। वे जेल गए, फिर $4 लाख का फाइन देकर भारत डिपोर्ट कर दिए गए। भारत लौटकर भी वे विवादों में रहे। पुणे आश्रम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब भी सेक्स और पैसे का खेल चलता रहा। अब आते हैं ओशो की मौत पर। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने कहा हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन ये भी मिस्ट्री है। कई रूमर्स हैं, थैलियम पॉइजनिंग, उनके ही फॉलोअर्स ने मारा, या अमेरिकी सरकार का षड्यंत्र। विल भी फेक पाया गया। उनके अंतिम दिनों में आश्रम में अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। मौत के बाद भी आश्रम पर कंट्रोल के लिए झगड़े हुए। आज भी ये सवाल अनसुलझा है, क्या ये नेचुरल डेथ थी या मर्डर? दोस्तों, ओशो के पूरे जीवन को देखें तो एक पैटर्न दिखता है। वे लोगों की कमजोरी, सेक्स की भूख, आध्यात्म की तलाश, पैसे की लालच का फायदा उठाते थे। उन्होंने कहा धर्म बेकार है, परिवार बेकार है, लेकिन खुद एक एम्पायर बनाया जहां फॉलोअर्स गुलाम थे।
उनकी किताबें आज भी बिकती हैं, ओशो पर ध्यान, तंत्र, लेकिन पीछे सैकड़ों विक्टिम्स हैं। हाल ही में चिल्ड्रन ऑफ द कल्ट डॉक्यूमेंट्री में बच्चों की स्टोरीज आईं। वे ट्रॉमेटाइज्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, लाइफ बर्बाद हो गई। महिलाएं कहती हैं हमें इस्तेमाल किया गया। ओरेगन के लोकल लोग आज भी बायो टेरर का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये कल्ट था जो शहर छीनना चाहता था। ओशो ने कभी खुद काम नहीं किया, सब कुछ फॉलोअर्स ने किया। पैसे कमाए, आश्रम बनाए, अपराध किए। वे सिर्फ बोलते थे और बोलने का हुनर इतना था कि लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन ये हुनर फ्रॉड का था। वे पूंजीवाद के खिलाफ बोलते थे लेकिन खुद 93 कारों का मालिक थे। वे गांधी का विरोध करते थे लेकिन खुद गांधी से ज्यादा लग्जरी में जीते थे। ये हाइपोक्रेसी थी। आज ओशो के फॉलोअर्स कहते हैं ओशो को समझा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें समझना आसान है। एक स्मार्ट मैनिपुलेटर जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा कल्ट लीडर था। वाइल्ड कंट्री डॉक्यूमेंट्री ने दुनिया को दिखाया कि ओशो का साम्राज्य अपराध, हिंसा और धोखे पर टिका था। दोस्तों, निष्कर्ष ये है, ओशो कोई भगवान नहीं थे, कोई गुरु नहीं थे। वे एक बिजनेसमैन थे जो अध्यात्म का मुखौटा लगाकर लोगों को लूटते थे। उनके पीछे लाखों जिंदगियां बर्बाद हुईं, बच्चे शोषित हुए, परिवार टूटे, अपराध हुए। अगर आप अभी भी उनके वीडियो देखते हैं तो सोचिए, क्या ये सच्चा रास्ता है या बस एक पुराना धोखा जो आज भी बिक रहा है। ओशो को एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि आज भी उनके नाम पर आश्रम चल रहे हैं, किताबें बिक रही हैं। सावधान रहिए, असली अध्यात्म अंदर से आता है, किसी गुरु के नाम पर नहीं। ये था ओशो का पूरा एक्सपोज और सच्चाई का हमला। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं कि आपने कभी ओशो पर भरोसा किया था। सावधान रहें, सच हमेशा जीतता है। जय हिंद।